हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका की नाम है डिडक्शंस। डिडक्शन है क्या? डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन होती क्या है? डिडक्शन का मतलब होता है वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सर वो तो एग्जम्पशन होती है। हाँ जी, हमारे पास में ना अलग अलग नाम है। एक होता है हमारे पास में एग्जम्पशन, द अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। एक होती है हमारे पास बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, द अमाउंट ऑफ इनकम विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। एक होता है हमारे पास में डिडक्शन, जो कि अगर सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि सर्टेन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, द अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इफ यू वांट टू टेक, यानी कि एट योर ऑप्शन। एट योर ऑप्शन सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हो तो डिडक्शन आपको मिलेगी, नहीं लेना चाहते, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। अब सर ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो टैक्स में कम टैक्स पे करना ना चाहता होगा, है ना? तो हम क्या कहते हैं जी, डिडक्शंस हैं हमारे पास में। उसके लिए हमारे पास कुछ रिबेट्स भी होते हैं, कुछ रिलीव्स भी होते हैं। इन सब का एक ही मोटिव होता है, टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ रहे हैं डिडक्शंस 80C से 80U तक। ठीक है। अब ये डिडक्शंस किस तरीके से काम करती हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिडक्शन सिर्फ काम करती है स्लैब रेट की इनकम पे। स्लैब रेट की इनकम पे पूरा मतलब क्या हुआ कि हम ये कहते हैं कि 80C से 80U के अंदर कुछ कंडीशंस बोली गई हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बात करता हूं सेक्शन 80C की। सेक्शन 80C के अंदर कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर ही एप्लीकेबल होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि सेक्शन 80C जो एप्लीकेबल है वो किसके ऊपर है? वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल है। 80C मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया इसके बारे में, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, अभी बातचीत कर रहा हूं मैं आपसे। 80C इसके अंदर लिखा हुआ कि कौन एलिजिबल पर्सन है, ये है फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर यानी कि पर्सन का नाम क्या होगा, या तो होगा मिस्टर एक्स या फिर एक एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा। एबीसी एसोसिएट नहीं हो सकती क्या पार्टनरशिप फॉर्म के लिए? आंसर इज नो। क्या एबीसी कंपनी के लिए? नहीं सर। तो वो चाहे इसकी कंडीशंस पूरी कर भी देंगे ना जो उसके अंदर लिखा हुआ है, तो भी उनके लिए डिडक्शन नहीं है, क्योंकि डिडक्शन के लिए एलिजिबल पर्सन ही ये दोनों है। तो उनके साथ तो बात ही खत्म हो जाती है। तो 80C की डिडक्शन किसके लिए है और इन लोगों को यानी कि इंडिविजुअल को और एचयूएफ को क्या क्या करना पड़ेगा 80C की डिडक्शन लेने के लिए, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 80C। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसकी कोई इनकम है, उसकी सैलरी से इनकम है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, उसकी कैपिटल गेन से इनकम है, उसकी बिजनेस इनकम है, उसकी अदर सोर्स की इनकम है, ये उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है। ये उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है, उसमें से माइनस हो जाती है सर डिडक्शंस। कब? जब ये मिस्टर एक्स होगा 80C तभी मिलेगा। मान लीजिए इसने पीपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन किया था, तो पीपीएफ जो है 80C के अंदर आता है। सुपर एनुएशन फंड 80C के अंदर आता है। ठीक है जी। आरपीएफ 80C के अंदर आता है। बच्चों की ट्यूशन फी 80C के अंदर आती है। ठीक है जी। तो जो भी चीजें आती हैं और वो काम उस पर्सन ने किया है तो उतने तक की वो डिडक्शन ले लेगा, यानी कि यहां से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। लेट से मैं कहता हूं 30,000 इसने पीपीएफ में डाला और इसकी इनकम जो थी वो थी 12 लाख रुपए थी, तो 12 लाख में से 30,000 चले गए, 11,70,000 रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा। ये काम है, लेकिन ये हर तरीके की इनकम के ऊपर डिडक्शन नहीं मिलती, ये भी एक बात है। अरे सर ये क्या कहना चाहते हो?
तो आओ इस चीज को समझने के लिए ना इन बातों को लिखते हैं, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। लिख करके समझने में थोड़ा सा आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी, और कुछ कुछ मैं आपको पढ़वाऊंगा भी इन नोट्स से, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। आ जाओ तो पढ़ते हैं जी। सबसे पहले तो हम कहते हैं, क्या बोलेंगे हम, डिडक्शन इंटरसेक्शन। लिखिएगा मेरे साथ में, 80C to 80U, डिडक्शन, डिडक्शन अंडरसेक्शन 80C to 80U। कृपया बातें ना करें, क्योंकि बातें करने से आपका टाइम वेस्ट होगा और ध्यान भटकेगा, मेरा भी, जो कि काम सही नहीं है। 80C to 80U are allowed from gross total income, gross total income, एक्सेप्ट, अब यहां पे एक वर्ड लिख दिया मैंने, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में मैं क्या लिखना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं, आओ लिखें कि मैं क्या बताना चाहता हूं। एक्सेप्ट मतलब अलाउड नहीं होगी, ये बताना चाह रहा हूं ना। एक्सेप्ट लिख दिया तो इसका मतलब यहां पे अलाउड नहीं होगी इन केसेस में। नंबर 1, एक्सेप्ट एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन 112 और 112A, 112 और 112A, such deductions are not allowed, such deductions are not allowed from long term कैपिटल गेन। हाँ जी, याद हो गया, पहला पॉइंट याद हो गया। मैंने आपको इनकम दी है बहुत सारी, और उस इनकम के अंदर कैपिटल गेन की इनकम भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है। क्या डिडक्शन दोगे उसके ऊपर? आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। यानी कि आपकी सैलरी की इनकम निल, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निल, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम निल, अदर सोर्स की इनकम निल, सब कुछ निल। और कैपिटल गेन में भी क्या है जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन में क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कितने का सर? 12 लाख रुपए का। आपने जाकर के पीपीएफ के अंदर पैसा डाल दिया 80,000 रुपए, तो क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी 12 लाख रुपए से कुछ कम होगी? यानी कि 12 लाख की इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी, या फिर 12 लाख माइनस 80,000? 12 लाख। यस सर। क्योंकि सर आपने हमें बताया है कि सेक्शन 112 और 112 ये क्या बोलता है, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, एक्सेप्शन के अंदर है। ग्रॉस टोटल इनकम की डिडक्शंस बाकी सबके लिए है। अभी तक जो हमने पढ़ा, किसके लिए नहीं है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाकी ऐड में इनकम हो रही होगी और कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म आ गई तो फिर नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर नहीं मिलेगी, बाकी के ऊपर मिल जाएगी। सैलरी इनकम के अगेंस्ट मिल जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिल जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम में तो सब कुछ होता है ना? हाँ, ग्रॉस टोटल इनकम में सब कुछ होता है, हमें बात तो देख करना। लेकिन हम ये कह रहे हैं जी कि हमें एक्सेप्शन है इस चीज की। अब इस चीज के लिए क्या करें? लड़े नहीं, ये बात नहीं या है। इसको सीखे? सीखो। हमने बोल दिया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, बात खत्म। अब क्यों नहीं मिलेगी? इस चीज का झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी झगड़ा मैं खत्म कर देता हूं जी। ऐसा एक्चुअली होता है, बात दरअसल ये है, सुनो ध्यान से, क्योंकि तुम जानना चाहते हो तो मैं भी बताना चाहता हूं। हमारी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम होती है ना, उसके ऊपर स्पेशल रेट लगते हैं टैक्स के, उसके ऊपर स्लैब रेट भी नहीं लगते। स्पेशल रेट लगाने का कारण भी क्या है? क्योंकि ये स्पेशल टाइप की इनकम है। कभी सुना है तुमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हर महीने होती ही रहती है? हम तो आराम से कभी ना कभी, हम तो मकान हर महीने बेचते और खरीदते रहते हैं, शेयर्स करोड़ों के बेचते और खरीदते रहते हैं। ऐसी इनकम सालों में जाकर के होती है। तो जब ऐसी इनकम सालों में जाकर के हुई है, तो स्कोप की हमने क्या कहा है?
स्पेशल रेट दिया है, और जिसको हमने स्पेशल रेट दिया हुआ है ना टैक्स का, उसके ऊपर डिडक्शन नहीं देते हम, क्योंकि स्लैब रेट की इनकम के लिए है डिडक्शन। ओके ओके, ठीक है, कारण पता लग गया। चलें आगे। अच्छा, एक्सेप्शन के अंदर एक और एक्सेप्शन लिखेंगे, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। एज पर सेक्शन 58 सबसेक्शन 4, कौन सा? 58 सबसेक्शन 4, डिडक्शंस are not allowed on casual income. हाँ जी, अच्छा सर, अभी आपने एक एक्सेप्शन बताई थी, अब आपने दूसरी एक्सेप्शन बता दी, यानी कि इसको भी डिडक्शन का साथ नसीब नहीं होगा। हाँ जी, नहीं होगा। कौन सी इनकम को? कैजुअल इनकम को। क्यों सर, क्यों? फिर लड़ पड़े तुम मुझसे। बच्चों ऐसा है, कैजुअल इनकम जो होती है ना, वो विच इनकम, कौन सी कैजुअल इनकम होती है? विच मे और मे नॉट अराइज, यानी कि तुक्का लग गया तो रेल में, नहीं लगा तो जेल में। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नहीं सर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो बैन है, आप तो झूठ बोल रहे हो। चलो गोवा ले चलता हूं तुम्हें, लॉटरी खिलवा करके लाता हूं कैसीनो में। विनिंग फ्रॉम गेम शोज, नालायको, समझने की कोशिश करो, मजाक नहीं करो। चलो नहीं, चलो ऐसे काम में तो बड़ी जल्दी काम होगी। चलो, क्या मैं कह रहा हूं समझ में आई? कैजुअल इनकम के अंदर विनिंग फ्रॉम गेम शोज। जी ये बैठी हुई थी मेरे सामने, रश्मि जी, रोशनी जी, रोशनी जी, ठीक है जी, रोशनी जी बैठी हुई थी मेरे सामने, मैं अमिताभ बच्चन हूं, लगता नहीं हूं ऐसे, मान लो 2 मिनट के लिए। हॉट सीट पे बैठी हुई थी मेरे सामने। अब हो सकता है कि ये पहले ही राउंड में बाहर हो जाए, चारों लाइफलाइन लेकर के, और हो सकता है ये कि ये 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ जो भी है वो जीत करके जाए। तो इनकी लक के ऊपर है सब कुछ। कैजुअल इनकम है, विच मे और मे नॉट अराइज। तो हम कहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, कहते हैं कैजुअल इनकम है जी, इट मे और मे नॉट अराइज, और अगर अराइज होगी तो हम इसके ऊपर आपको स्पेशल रेट लगाएंगे। 30% लगता है, सीधा फ्लैट 30% लगता है। तो स्पेशल रेट लग गया 30.33% लगता है ना। तो स्पेशल रेट लग गया तो डिडक्शन का साथ नहीं मिलेगा, यानी कि और हेड से इनकी इनकम कुछ भी हो, अगर कैजुअल इनकम से इनकी इनकम है अदर सोर्स के हेड में, तो भूल जाओ, फिर डिडक्शन का साथ नहीं मिलेगा। तो कहां नहीं मिलेगा? एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलेगा, और एक कैजुअल इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। याद हो गया? एक कौन से हेड में है? कैपिटल गेन में, और दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। लेकिन मैंने ये नहीं कहा आपको कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो क्या नाम है, कैपिटल गेन से के लिए डिडक्शन नहीं है। मैंने ये नहीं कहा आपको कि अदर सोर्स की इनकम के लिए डिडक्शंस नहीं है। कैपिटल गेन में कौन सा कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अदर सोर्स में कौन सी इनकम? कैजुअल इनकम। ये दोनों प्रोहिबिटेड है, डिडक्शन लेने के लिए भाग जाओ, नहीं मिलेगी। सर ये जो है कैजुअल इनकम वो अदर सोर्सेज में आती है। हाँ जी, बाद में माइनस नहीं करेंगे, डिडक्शन सेक्शन। हाँ, डिडक्शन नहीं देंगे इसको। तो ये फर्स्ट वाला कोई एग्जांपल देना। एग्जाम्पल अभी सारा का दूंगा मैं, क्वेश्चन बनाएंगे एक बढ़िया सा, पहले एक्सेप्शन पूरी लिख लूं, ठीक है ना, रूल पूरा लिख लेना, बाद में तुमको अरे सर धोखा, ये भी तभी बता देते। तो एक और लिखो जी, तीसरा, कृपया लिखें, एज पर सेक्शन 111A deductions are not allowed for short term capital gain on sale of इक्विटी शेयर्स लिख लो इसको पूरा, और यूनिट्स ऑफ
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, एक बात और लिख लो यहां पे, प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब क्या होता है? एसटीटी, एसटीटी, वाह शाबाश। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब क्या होता है? एसटीटी। हाँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। पहले भी पीजीबीपी में मैंने बताया हुआ है कि जब हम इनकी खरीद फरोख्त करते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो उस पर छोटा सा एक नॉमिनल सा अमाउंट लगता है, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन टैक्स। सर जो हम कैपिटल गेन के बाद में डिडक्शन फाइनेंस करते थे ना उस वाले चैप्टर में, तो वो हम ग्रॉस टोटल इनकम के बाद नहीं दीदी, दीदी देखो सारी दीदी, ये दीदी परेशान हो गई है इस बात में। अब आओ इसकी दिक्कत को ठीक करें। देखो पहले तो मैडम का क्वेश्चन क्या है ये बता देता हूं मैं। मैडम पता है क्या सोच रही हैं? मैडम ये कह रही हैं कैपिटल गेन के अंदर हम वहां पे जो अमाउंट माइनस कर देते थे अब वो नहीं मिलेगा, नया रूल आया है। नहीं गुड़िया, मैंने क्या बताया है, मैंने उसको क्या नाम दिया था पहले एक बात तो, अब बाकी सारे चुप करके बैठेंगे, पहले सारे चुप करके बैठेंगे, यही बोलेंगी जो भी बोलेंगी। जी मुझे ये बताइए कि जब आप कैपिटल गेन लिखते थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसके नीचे कुछ अमाउंट माइनस करते थे, उसको आप क्या नाम देते थे? वो सेक्शन होता था 54, उसके आगे नाम क्या देते थे आप? डिडक्शन या एग्जम्पशन। मुझे मालूम है आपको आता है, लेकिन मैं उसको कॉन्फिडेंट करना चाहता हूँ। डिडक्शन बोलते थे। एक बारी कॉपी खोलो जरा, कैपिटल गेन निकालो, जल्दी से कॉपी में निकालो, जल्दी देखो। एग्जम्पशन था कि डिडक्शन था? जो हम ना निकालने के बाद माइनस, हाँ, निकालने के बाद जो माइनस करते थे उसको क्या लिखते थे? डिडक्शन की एग्जम्पशन, एग्जम्पशन बोलते थे ना। और आज क्या पढ़ा रहा हूँ? डिडक्शन। समझ में आई बात? तो ये कहाँ है बेटा? शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, नहीं पूछना, मुझसे पूछना है, मैं बताऊंगा। आप सुनो पहले मेरी बात ध्यान से। देखो हमने ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। और सबको ये प्रॉब्लम आ सकती है, सर हम पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं, सबको आ सकती है, तो अब मेरे को बताने दो। जिनको नहीं आई वो सुन लो पेशेंस से। हमने क्या निकाला? हमने निकाला ये देखो, चलो कहाँ गया माउस? ये रहा, चूहा पता नहीं कहाँ चला जाता। ये मैंने निकाला सर, ये मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, मैंने दिया यहां पे एग्जम्पशन, और एग्जम्पशन 54 का दे दिया मैंने। अब ये मेरा क्या आ गया यहां पे? नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगा, और उसमें से डिडक्शन माइनस होंगी या नहीं होंगी ये मैं बता रहा हूं यहां पे। ठीक है जी, ओके। तो वो एग्जम्पशन के साथ में कंफ्यूज मत हो, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, फिर बाद में जो अमाउंट आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। ठीक है जी। तो हमने अभी क्या बोला? हमने कहा बात सुनो जी। सबसे पहले तो हमने क्या बोला था? सबसे पहले हमने ये बोला था कि 112 और 112A के अंदर हमारे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, नंबर 1। अब शॉर्ट टर्म भी ले लिया हमने, लेकिन क्या सारे शॉर्ट टर्म ले लिए? नहीं। शॉर्ट टर्म कौन से वाले लिए हैं? अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है डिबेंचर्स पे, नहीं सर, इक्विटी शेयर्स पे, नॉट प्रेफरेंस शेयर भी, इक्विटी शेयर्स पे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, म्यूचुअल फंड में स्कीम होती है ना कि बहुत सारी चीजों में पैसा लगा हुआ होता है, शेयर में भी, प्रेफरेंस शेयर में भी, डिबेंचर्स में भी, बॉन्ड्स में भी, यूनिट्स में भी। इसको म्यूचुअल फंड कहते हैं, जहां पे मिक्स मिठाई होती है। अब ये मिक्स मिठाई के अंदर ज्यादा तादाद किसकी है? इक्विटी लड्डुओं की।
और कितना परसेंट? कम से कम 65%। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब समझ लो कि उसने उस म्यूचुअल फंड को डोमिनेट कर लिया, और डोमिनेट भी कितने परसेंट से किया? 65% से किया है। यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड उसको कहा जाएगा जिस म्यूचुअल फंड में इक्विटी की मात्रा 65% या उससे ज्यादा हो। और अगर ऐसे म्यूचुअल फंड को आपने बेच दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ले लिया है इसके ऊपर, और साथ में एक कंडीशन और है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसके ऊपर पे कर दिया है, तो ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको डिडक्शन लेने का अधिकार नहीं है 80C से 80U तक। सिंपल। ओके जी, अगर ऐसी कोई इनकम आई है तो उसके ऊपर आप डिडक्शन नहीं ले सकते। यानी कि फिर मैं बोलूंगा अगर इन सबके लिए अगर ये सारी इनकम हो, कौन सी इनकम? कैजुअल इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम इक्विटी से या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से जिसके ऊपर एसटीटी पेड हो, अगर ये 3 तरीके की इनकम हमारे पास में है और बाकी कोई इनकम नहीं है, तो हम डिडक्शन का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि माइनस नहीं कर सकते। हाँ, ये तीनों हैं, साथ में और भी हैं, तो इसके अलावा अदर्स पे डिडक्शन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? रिस्ट्रिक्टेड एरिया याद हो गया? रिस्ट्रिक्टेड एरिया याद करना जरूरी है। फटाफट से जल्दी जल्दी एक बार अपनी कॉपी में पढ़ लो, अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। अच्छा, हाँ जी, हमारे पास में क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, जी जनाब। क्या बेटा? सर जैसे कि एक क्वेश्चन था, कैपिटल गेन में गया था, तो उसमें स्टे कर दी थी उसमें, और फिर ये था कि उसने एसटीटी पे कर दिया था। हाँ, ठीक है, एसटीटी पे कर दिया, तो इसमें मेरे को कंफ्यूजन है कि एसटीटी पे कर दिया था, तो क्या पता चल रहा है? कैसे पता लग रहा है? मतलब कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया या नहीं किया, कैसे पता लग रहा है? क्योंकि उसकी अलग से परसेंटेज दी गई थी किस चीज की? एसटीटी, क्योंकि हमने वहाँ कैपिटल गेन में किया था, तो एसटीटी तो हम लेते नहीं थे ना, वो रिलायबल एक्सपेंस उस पे इंक्लूड नहीं करते थे। हाँ, क्या रिलायजेबल एक्सपेंडिचर में हाँ, एसटीटी पे किया था? नहीं, इसने शेयर परचेज के लिए शेयर किया, उसका एसटीडी पे किया, तो पूछा रिलायजेबल एक्सपेंस में एसटीडी वाला अमाउंट पे ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? तो ऐड तो करते नहीं थे ना, हाँ, तो माइनस कर देते वो। माइनस तो कुछ नहीं, माइनस नहीं करते थे। एसटीटी पेड ही कहाँ था क्वेश्चन के अंदर? एक काम करना ना, एक काम करना, वो क्वेश्चन मुझे दिखा देना, हो सकता है आप कुछ गलत समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा आओ इसको देखो, अब जो हम कर रहे थे उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी थी 1.5 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था कौन सा वाला? 112 वाला। कितने का था सर? 10 लाख रुपए का था। साथ ही हमारे पास कैजुअल इनकम थी, और वो कैजुअल इनकम थी सर 1 लाख रुपए।
ठीक है, अब हम एलिजिबल थे डिडक्शन के लिए 80C में 1.5 लाख रुपए, और हम एलिजिबल थे डिडक्शन के लिए 80D में 20,000 रुपए के लिए। मतलब हमने ऐसा कुछ कर दिया था कि हमारे को 80C की डिडक्शन मिल जाए, कितने तक की, 1,50,000 तक की, और 80D मतलब हमने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी थी। अब देखो मेरी जो इनकम है, सुनो कृपया ध्यान से सुनो, मेरी जो इनकम है जिसके अगेंस्ट मुझे डिडक्शंस लेने का अधिकार नहीं है, वो ये दोनों हैं, और मेरी पॉजिटिव इनकम जिसके अगेंस्ट मुझे डिडक्शन लेने का अधिकार है वो कितनी है, 1.5 लाख, और मेरी 80C की डिडक्शन कितनी है, 1.5 लाख, 80D की कितनी है, 20,000। क्या ये पॉसिबल है कि मैं 1,50,000 रुपए में से माइनस कर दूं 1,70,000 और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोलूं बताओ बाकी के 20,000 कब दे रहे हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा नालायक भाग जाए यहां से। तो ये करना कानूनन अपराध है, इसके लिए आपके कान के नीचे 2 बजाए जा सकते हैं दिवाकर सर के द्वारा। नहीं हो सकता ना ये। देखो आपके पास में 1,70 का आपने ऐसा काम किया था कि जिससे कि आप 1,70 की डिडक्शन ले सकते थे, लेकिन उसके लिए वैसी इनकम भी तो लेके आओ। हाँ, अगर आपके पास में यहां पे होते सर 7 लाख रुपए तो आप 1,70 ले सकते थे। वैसे एक समझदार व्यक्ति तो एक और बात भी कहेगा, क्या कहेगा कि सर आप डिडक्शन लो या ना लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी इनकम जो है 1,50,000 वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से तो नीचे ही है, तो आप डिडक्शन ले भी रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं भी ले रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये बोला जब मेरी इनकम सैलरी की थी कितनी, 1.5 लाख रुपए। लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम तो 18 लाख है ना? हाँ है, तो उसमें से तो 1,70,000 माइनस करेंगे। हम क्या कहते हैं, हमारे को डिडक्शन कितने की मिलेगी इसमें ये बताइए। 170। वैसे तो हम कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जरूरत नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं चलो 1 मिनट के लिए इसको मैं क्या कर दूंगा सर, नॉट एप्लीकेबल, और इतना ले लूंगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये दोनों डिडक्शन के लिए एलिजिबल ही नहीं थी। बस इतना ही बताना चाहता था मैं, और ज्यादा दिमाग पे और घुटनों पे जोर मत डालो। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड बताना जी, 1.5 लाख। आंसर के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड 1.5 लाख, और हमारे पास में जो हमारे पास में क्या नाम है टैक्सेबल इनकम होगी वो कितनी होगी, 11 लाख रुपए। वो लिखने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। क्या बच्चे क्या लिखवा दो बेटा, ये लिखा तो है हमने, और ये क्रॉस भी लगाया मैंने, टिक भी लगाया और नॉट एप्लीकेबल कर दिया इसको, और ऊपर एक्सेप्शन भी लिखा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप ऐसा चाहते हो कि मैं इसको ऐसे हिंदी या इंग्लिश में लिखवा दूं कि क्यों ऐसा हुआ? मतलब पहले पूरा ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी 100 सेक्शन और कैजुअल इनकम से ग्रॉस टोटल आ जाएगा, उसके बाद हम डिडक्शन माइनस करते हैं ना, तो वैसे नहीं, अभी आप इसको ऐसे ही शॉर्ट में लिख लो। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड 1.5 लाख रुपए एज डिडक्शंस नॉट अलाउड
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड कैजुअल इनकम। हाँ जी, अब पढ़ते हैं जी अपनी डिडक्शंस। क्या हम डिडक्शन नहीं पढ़ रहे थे सर अभी तक? बिल्कुल नहीं। अब हम पढ़ेंगे सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। क्या कहते हैं 80C? देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि 80C है किसके लिए। तो नंबर 1 पॉइंट, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अलाउड टू, कृपया लिखें, इंडिविजुअल ओब्लिक HUF, इंडिविजुअल और HUF के लिए, चाहे वो रेजिडेंट हो, बीइंग रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अभी तो हमें ये पता लग गया कि इन लोगों के लिए है। ठीक, अब वो क्या करें कि उनको डिडक्शन मिले। अच्छा, और फिर हम पढ़ेंगे तीसरे पॉइंट में कि उनको कितनी डिडक्शन मिलेगी, मैक्सिमम लिमिट। तो क्या करें वाला बात तो थोड़ी सी लंबी है। कितनी डिडक्शन मिलेगी, क्वांटम ऑफ डिडक्शन, क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितनी मिलेगी? वो मिलेगी सर अमाउंट इन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स ओब्लिक अमाउंट स्पेंड और 1.5 लाख, विच एवर इज लेस। समझ में आ गई? यानी कि अभी हम तुम्हें स्कीम बताएंगे कि कहां कहां इन्वेस्टमेंट करो, क्या क्या करो, तब तुम्हें मिलेगा वो। लेकिन मैक्सिमम इसकी लिमिट कितनी है? 1.5 लाख। यानी कि हमारे द्वारा बताई गई चीजों के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1,80,000, तो हम 30,000 रुपए के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। बात समझ में आई? 30,000 टैक्सेबल होगा ही होगा। तो इन्वेस्टमेंट करते करते भावुक मत हो जाना, 1.5 लाख से आगे मत निकल जाना। 90,000 किया तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 90,000। समझ में आ गई बात? इन दोनों में से जो छोटा होगा। ठीक है सर, अब तो आप फटाफट से बस स्कीम बता दो कि कहां कहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आज लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में मैं तुम्हें पढ़वाऊंगा भी नोट्स के अंदर। तो हम क्या परचेज करें जी? NSC में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हम परचेज करें। हम इन्वेस्टमेंट करें यहां पे, कहां पे? पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं सर? सेल्फ के लिए कर रहे हैं, स्पाउस के लिए कर रहे हैं, और यहां पे हम चिल्ड्रंस के लिए कर रहे हैं। PPF के अंदर जो डिपॉजिट करवा रहे हैं हम। तो ये तो हो गया ना इंडिविजुअल।
भाई इंडिविजुअल की खुद की स्पाउस भी होती है, बच्चे भी होते हैं। सर व्हाट अबाउट एचयूएफ? एचयूएफ की कोई वाइफ होती है, कोई बच्चे होते हैं? खानदान होता है, यानी कि मेंबर वर्ड यूज करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं जी? मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, अच्छा जी। और इसने इन्वेस्टमेंट की हो किसके अंदर? आरपीएफ के अंदर। अब ये अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलकर के, अब यहां पे बच्चे पूछने लग जाते हैं सर सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन, अरे भैया एम्प्लॉयर के साथ मिलकर के बना रहा है वो, ठीक है, तो वो सिर्फ अपने लिए ही करता है, उसके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता है ये। सुपर एनुएशन फंड, ठीक है। और क्या होता है? इसने कोई एफडी परचेज की हो, एफडी समझते हो ना, फिक्स डिपॉजिट। इसने कोई एफडी परचेज की हो जो कि ज्यादा हो या फिर इक्वल हो 5 साल से। इसका मतलब 3 साल के लिए एफडी करा देगा तो एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी क्या? आंसर इज नो। 4 साल के लिए आंसर इज नो। 5 साल के लिए हाँ सर मिल जाएगी। 5 साल के लिए एफडी करवा दी तुमने, अच्छा जी। फिर कहता है कि अगर आपने रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन किया, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, याद रहे मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं इंटरेस्ट की। क्यों सर इंटरेस्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अधिकार दे रखा है ना, सेक्शन 24B में। याद आया? डिडक्शन देते थे, पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी 24A 30% ऑफ एनएवी, और दूसरा क्या होता था? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन आपको वहीं मिल चुकी है 24B के अंदर। तो क्या दोबारा दोनों हाथ में लड्डू दे दे आपको? एक बार वहां ले लो, एक बार यहां ले लो, भागो यहां से। अब यहां तो केवल प्रिंसिपल अमाउंट की, वहां प्रिंसिपल अमाउंट की नहीं मिलती थी ना, नहीं, वहां पे सिर्फ इंटरेस्ट की मिलती थी। तो यहां पे किसकी मिल रही है? प्रिंसिपल अमाउंट की भी मिल रही है। सारा एक बार है। हाँ जी, परचेज या कंस्ट्रक्शन जैसा भी आपका केस हो, सारा एक बार करो चाहे इंस्टॉलमेंट में करो, वी आर हार्डली कंसर्न। बट द थिंग इज दिस दैट ओनली principal amount can be deducted as deduction under section 80C. That's it. We are hardly concerned whether you are paying it in lump sum amount or in installment. Okay? Only principal amount is eligible to claim deduction under section 80C. Okay जी, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आ जाओ जरा इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, प्यार से, तमीज से। LIC प्रीमियम, ये प्रीमियम तुम्हें कई जगह दुखी करेगा डिडक्शंस के अंदर, तो जरा समझ के चलना। एटीसी के अंदर कौन सा डिडक्शन, एटीसी के अंदर कौन सा प्रीमियम आ रहा है जी? आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की, जोर से बोलो। जय माता दी नहीं, जोर से बोलो। मैनू नहीं सुनिया, मां नू नहीं सुनिया, अमित सर नू नहीं सुनिया, 7 वाली क्लास तक आवाज जानी चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा? LIC प्रीमियम। पता तुम ना प्रीमियम पे करोगे अभी 80C में, फिर 80D में, 80D में करोगे तुम, 80D में करोगे मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, 80C में तुम पे करोगे LIC प्रीमियम। दोनों में ना अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बार बार अपने मन में बोलना है। पहली बार हम किससे मिले थे? लाइफ से मिले थे, LIC से मिले थे। और टीवी पे ऐड भी सबसे पहले मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की नहीं देखी होगी तुमने, LIC की ही देखी है आज तक, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद, और लोगों से मिले भी होगे मरने के बाद नहीं, नालायक। ये मुझे इंस्टिगेट करती है कि मैं इसको कुछ बोल दूं, फिर नालायक। सुनो, तो LIC प्रीमियम अगर किसी ने पे किया है तो वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अच्छा सर, अब ना यहाँ पे ना शर्तें हैं, कहता कितना भी LIC प्रीमियम पे कर दें हम? हाँ कर दो, हाँ कर दो। पहले हमने क्या दिया? ओके सर। यानी कि मेरे पास में पॉलिसी थी 2 करोड़ की, मेरे पास में पॉलिसी थी 2 करोड़ रुपए की,
LIC की, और मैंने उसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 30%। इस साल 30% इंश्योरेंस प्रीमियम था, यानी कि मेरा सम एश्योर्ड था कितना, 2 करोड़। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को कितने मिल जाएंगे जी, 2 करोड़। और मेरे लिए LIC ने प्रीमियम बना दिया कितना, 30% का, कि सर आप इस 30% का एज अ प्रीमियम आप हमें दोगे। तो मैंने कुछ खर्चा कर दिया। अच्छा जी, मैंने खर्चा कितना कर दिया, 2 करोड़ का 30% कितना होता है जी, 6 लाख रुपए। 6 लाख हो गए, 60 लाख हो गए। 30% कह रहा हूं। हाँ सर, 2 करोड़ है ना सर, 2 करोड़ का 30% चलो ठीक है, 60 लाख कह रहे हो तुम, ठीक है। चलो मैंने 60 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है जी। चाहे 60 लगा लो चाहे 6 लगा लो, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट मुझे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में मिल जाना चाहिए? नहीं मिल जाना चाहिए। मैडम सबसे बड़ी लिमिट क्या है, 1.5 लाख रुपए। तो कह रहा है ओहो सर, हम तो NSC के अंदर, PPF के अंदर, FD के अंदर, रीपेमेंट ऑफ लोन के अंदर ले चुके थे ऑलरेडी कितना, 1,30,000। सुन रहे हो, कंज्यूम कर चुके थे 1,30,000। और अब हमने ना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, कौन सा वाला, LIC वाला। और वो क्या है, हमने मान लो 6 लाख या 60 लाख जो भी हो, तो हमने जाके वहां सबमिट किया। हमने कहा लो देखो सर, तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें दरकिनार कर दिया, कहते भागो यहां से, सिर्फ 20,000 रुपए की लिमिट तुम्हारी बची हुई है, 1.5 लाख से ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो सिर्फ 20,000 के अंदर हम सेटल हो गए। सर बाकी का नुकसान हो गया, हाँ हो गया, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या शिक्षा मिली इससे हमें, क्या हमारे को अगर हम LIC प्रीमियम उतना नहीं पे कर सकते जो कि लिमिट के बाहर हो जाए। पहली शिक्षा ये मिल गई। अभी तक मैंने यहां पे कुछ लिखा नहीं है ऑफिशियली, अब मैं लिखने जा रहा हूं। अब सुनो, एक नियम कानून इसके अंदर भी है। ये नियम कानून क्या कहता है, कहता है हमने ना आपको अलग अलग डेट्स की पॉलिसी के लिए, मान्या जी, हमने आपको अलग अलग पॉलिसी के डेट के हिसाब से आपके सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस प्रीमियम पे बाउंड कर दिया है आपको। क्या बोल दिया सर आपने, हमें समझ ही नहीं आया। आप तो पढ़े लिखे हो, हमें क्या पता आप क्या बोल रहे हो। आओ समझाता हूं। हमने बोला अगर आपने LIC प्रीमियम पे किया है, कब से कब तक, बिफोर 1/4, बिफोर लिखना नहीं है मेरे साथ में, 1/4/2012 हो सकता है ना कि 1/4/2012 में क्या नाम है आपका जो है वो LIC प्रीमियम हो, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20% ऑफ सम एश्योर्ड। %20 ऑफ सम एश्योर्ड का मतलब क्या हो गया, भाड़ में जाए सम एश्योर्ड। लो नालायको, तुम केवल यही कर सकते हो, पॉलिसी अमाउंट। चुप, बिल्कुल चुप। देखो मेरी बात सुनो, तथ्य को समझो और बातों में मजे मत लो, ठीक है। मेरी बात सुनो, 20% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, अगर आपकी पॉलिसी जो है ना 1/4/2012 से पहले की है, तो आपका मैक्सिमम प्रीमियम कितना आप पे कर सकते हो, 20% ऑफ सम एश्योर्ड। अब इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं और अभी मिटा भी दूंगा यहां से, तो ध्यान से सुन लेना। मान लो तुम NSC के अंदर 20,000 रुपए पे कर चुके हो, 50,000 यहां पे कर चुके हो, ब्ला 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 करते करते 80,000 ज्यादा ही कर दिया कुछ मैंने, ये नील, ठीक है। कितना हो गया ये, 8 5 13 और 1.5 तो पहले ही कर दिया लोग। अरे नहीं यार, भावुक हो गया मैं। हाँ छोड़ो, 1/30 आ गया। अब तुम्हारे पास कितना पड़ा हुआ, दिमाग में रखना है, 20 पड़ा है, सिर्फ 20 पड़ा है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, तुमने पॉलिसी खरीदी थी मान लो 1/4/2012 से पहले, कितने की खरीदी थी सर, तुमने खरीदी थी 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख रुपए के लिए प्रीमियम कितना अलाउड है, 20%। 10 लाख का 20% कितना हुआ, 2 लाख रुपए। 2 लाख का तुम प्रीमियम पे कर सकते थे।
और तुम्हारा डिडक्शन क्या कहता है कि डिडक्शन मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 1.5 लाख, जिसमें से 1.5 लाख में से तुम 31 एग्जॉस्ट कर चुके हो। तो अब तुम्हारा 2 लाख या 20,000, विच एवर इज लेस। बात समझ में आई? हाँ, 2 लाख तो प्रीमियम पेड हो गया, क्योंकि अलाउड कितना है भाई, 10 लाख का 20% हुआ 2 लाख। कहता है अगर आपकी पॉलिसी जो है 1/4/2012 से पहले की है, तो इसका सम एश्योर्ड का प्रीमियम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20% मैक्सिमम। 20% नहीं होता, 10% होता है, 5% होता है, 6% भी होता है। मान लो तुम्हारी पॉलिसी ऐसी है जिसमें 6% प्रीमियम था, तो 6% प्रीमियम के हिसाब से तुम्हारा अमाउंट कितना आया, जल्दी बता दो ना, 60,000। लेकिन तुम्हारे पास में लिमिट, अब 60,000 देखो 1.5 लाख से कम है, 60,000 1.5 लाख से भले ही कम है, लेकिन तुम पहले ही 180 वो क्या नाम है 130 को एग्जॉस्ट कर चुके हो, तो 20 ही आएगा। हाँ, तो कोई फायदा नहीं है ना, तो पॉलिसी ऐसी खरीदो, या तो 2 काम कर लो, 2 में से कोई एक काम कर लो, या तो पॉलिसी छोटी खरीद लो, और या फिर इन चीजों को मत खरीदो, क्योंकि इन चीजों को अगर आपने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी तो सारे लड्डू नहीं मिलते ना। लड्डू मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही अलाउड है। अगर मान लो, अब सुनना जरा बात ध्यान से, अब मान लो जरा तुमने यहां पे कुछ नहीं किया था, ये दोनों भी नील थे, ना तुमने पीपीएफ में डाला, ना तुमने आरपीएफ में डाला, ना एसएएफ में डाला, ठीक है जी, ओके। और तुमने पॉलिसी खरीद ली सर 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख रुपए का प्रीमियम पेड कितना हो गया, 20%, मैक्सिमम कितना अलाउड है, 2 लाख। 2 लाख और 2 लाख और 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख मिलेगा। अच्छा, मान लो तुम्हारा जो प्रीमियम है वो कितना है, 6% है, मान लो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, हमने तो क्या बोला हुआ है 20% तक। अब 20% के अंदर 6% भी तो आता है ना, 6% बताना जी 10 लाख रुपए का 60,000 रुपए, और लिमिट कितनी है सर, 1.5 लाख। मजा आया? अब 1.5 लाख नहीं ले सकते तुम। हाँ जी, ये स्पेसिफिक है, तभी मैंने लिखी है, मन गणंत नहीं है ये, नालायक। इसके बाद का कुछ हुआ तो उसके बाद का मैं बताने जा रहा हूं अभी, बड़ी जल्दी आगे दिमाग भागता है अपना। जैसे ही काम खत्म हो जाता है ना, जैसे पॉइंट नहीं समझ में आया ना, तो शक्ल ऐसे बनी हुई होती है, ये क्या बता दिया इन्होंने, और जैसे ही पॉइंट समझ में आ गया, इसके बाद जल्दी बताओ ना, व्हाई यू वेस्टिंग आवर टाइम, नालायक। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई? नहीं, कुछ नहीं लिखना, बस मैंने बातों को समझाना था। अभी रूल्स लिखवाऊंगा, 2 मिनट ठहर जाओ। अब बिफोर मैंने क्या बोल दिया जी, आपके 1/4/2012, उसके बाद में 1/4/2012 से लेकर के 31 मार्च 2013, हाँ अलग अलग है बहू जी, लेकिन अभी याद करवा दूंगा। आप ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पॉलिसी जिन्होंने खरीदी हो 2012 से पहले उन्हीं के लिए हो डिडक्शन। अगर तुमने उस 1 साल में खरीदी है 2012 से 2013 के बीच में, तो तुम्हारा सम एश्योर्ड का कितना, 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट, 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट वो अलाउड है। अब देखो 2013 तक बात पहुंची है, तो 2013 से ऊपर भी जानी चाहिए। 1/4/2013, 1/4/2013 से टिल डेट, टिल टू डेट, आज तक। अब यहां पे 2 कैटेगरी हैं जी, यदि आप टूटे फूटे हैं, यदि आप टूटे फूटे नहीं हैं, मतलब हैंडीकैप। ठीक है जी, हैंडीकैप पर्सन की पॉलिसी है अगर, या फिर अदर देन हैंडीकैप है, तो अदर्स के लिए तो सेम ही है, 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। और अगर हैंडीकैप है तो यहां पे क्या हो गया, 15% ऑफ सम एश्योर्ड, 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट।
ये हो गया जी पूरा। हाँ जी, सर हाँ जी। ये क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि मान लीजिए पैसे तो उसमें पहले ही दे दिए थे, किसको पैसे दे दिए थे? पॉलिसी के लिए, पॉलिसी के लिए पैसे पहले दे दिए थे मतलब? और इंश्योरेंस पॉलिसी किसी बंदे ने दी 1-4-12 से पहले भी उन्होंने ट्रांसफर बाद में किया इसको, समझ नहीं आई बात मतलब। पॉलिसी ले ली लेकिन पेमेंट बाद में चाहिए, पेमेंट पहले करती, पॉलिसी बाद में ट्रांसफर करी। पेमेंट पहले करके पहले तो पॉलिसी खरीदी जाती है ना। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो पॉलिसी कौन साल में, पॉलिसी कौन से साल में खरीदी है? मैं ये कह रहा है जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पेमेंट करा, आपने पॉलिसी नाम में ट्रांसफर कर दी 1-2 दिन बाद, ऐसा होता है तो फौरन हो जाती है। फौरन हो जाती है। अब पहले तो पॉलिसी तू एक बात बता ना, अपने मान ले LIC की बात नहीं करते हैं अपन, तू आज जा, बाइक है तेरे पास, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ होगा, जैसे ही तेरे पास में तू पेटीएम से पे करता है इमीडिएटली, कार इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं, LIC की बात नहीं कर रहा, वो इमीडिएटली तेरे को भेज देते हैं कि हाँ जी अब से आप लाइफ क्या नाम है जो है इंश्योर्ड हो। 2 मिनट बाद आपकी कार चोरी हो जाती है, वहां पे ये भी लिखा हुआ होता है 12 PM मिडनाइट, 12 मिडनाइट तक ये पॉलिसी अप्लाइड है, ऐसा बोला गया होता है। तो वहां टाइम पीरियड भी होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि 1-2 दिन लग जाए या फिर कुछ महीने लग जाए आने में, इमीडिएट हो जाती है, वो हमारे नाम पे आ जाती है पॉलिसी। और वो सिर्फ क्या नाम है, हो सकता है हमारे को डॉक्यूमेंटेशन बाद में मिले, लेकिन डेट तो वही होती है जब हमने पेमेंट की होती है। टाइम का क्या करेंगे 12 बजे? ऐसा होता है पॉलिसी, अगर आपने कभी देखी हो ना, जो ये व्हीकल्स के लिए पॉलिसी होती है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी, वो ये बोलते हैं कि आपका जो ये क्या नाम है डेट शुरू है, वो जैसे मान लो आज की डेट है, से अगले साल 1 दिन पहले तक की मिडनाइट तक वो होता है। तो वहां लिखा हुआ होता है बकायदा मिडनाइट, यानी कि मिडनाइट के बाद तुम्हारी गाड़ी चोरी हुई है 1 बजे तो वो लायबल नहीं है इंश्योरेंस कंपनी। लिखने से नहीं है। ये लिख लो। और भाई साहब यहाँ पे ना इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ चीजों को कि हमने पॉलिसी बाद में खरीदी, पहले मेरा खरीदी। पता नहीं थी, मैंने कभी देखा वो है नहीं, पता नहीं था। पॉलिसी नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, चलो जो भी है। हाँ भाई हाँ, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे हम एक बात लिखना भूल गए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी शक्ल बन जाती है ऐसा सुनते ही। इसके अंदर है ना एक अमेंडमेंट है, और वो अमेंडमेंट क्या है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन के अंदर, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन तो अलाउड है ही है, लेकिन साथ में अगर आपने कोई स्टैंप ड्यूटी या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं, तो वो इंक्लूडेड है। ठीक है जी। अच्छा सर, ATC खत्म हो गया क्या? नहीं भाई, यहां पे एक और चीज लिखो, ट्यूशन फी। जितनी आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कभी कभी आपसे स्कूल कॉलेज की फी रिसीट मांगते रहते हैं, और ना मिलने पे डांट भी पड़ जाती है। वो पता क्या कर रहे होते हैं, वो कहते हैं इसका डिडक्शन क्लेम करेंगे कि हमने पे किया, लेकिन ये अलाउड है अब मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। हाँ, पहले सबके लिए था, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन इन इंडिया। और बाहर वालों के लिए कुछ नहीं है। बाहर वाले बच्चे मतलब जो बाहर पढ़ने का। हाँ नहीं, अच्छा नहीं, हाँ मुझे लगा कह रही बाहर वाले बच्चों के लिए नहीं है क्या? ठीक है जी, लिख लिया।
चले आगे। अच्छा, क्या ये 80C खत्म हो गया? नहीं सर। अगर आपने 5 ईयर डिपॉजिट किया है, ठीक है जी, 5 ईयर डिपॉजिट किया है इन पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने एफडी होती है ना, एफडी, ऐसी छोटी छोटी डिपॉजिट्स होती हैं कि हमने जैसे एफडी हम बैंक में करवा लेते हैं, ऐसे पोस्ट ऑफिस में भी करवा लेते हैं, तो नॉट लेस देन 5 ईयर्स, ठीक है? हाँ, पोस्ट ऑफिस में करवाते हैं बेटा, छोटी छोटी जमाएं होती हैं बैंक के अलावा। मतलब जिन बच्चों ने मतलब जैसे कुछ जो ज्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं होते लोग, वो क्या करते हैं बैंक के अंदर, हाँ इंटरेस्ट मिलता है बैंक में, ओ क्या नाम है, पोस्ट ऑफिस में, तो वो बेचारे रोज जाते हैं अपना, जैसे डेली वेजेस लेबर होते हैं, वो पोस्ट ऑफिस वगैरह में करवा लेते हैं पैसा, जिनके पास ज्यादा नहीं होता बैंक में रखने के लिए। अच्छा जी, एक है हमारे पास में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और है हमारे पास में सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है जी, लड़कियों के लिए होती है ये, फॉर गर्ल चाइल्ड ओनली। अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना ले रखी है, उसके अंदर कोई डिपॉजिट करते हैं आप अमाउंट, तो हम क्या करते हैं, आपको डिडक्शन दे देते हैं। सिर्फ लड़कियों के लिए है, सुकन्या नाम से नहीं पता लग रहा? डिडक्शन, हाँ डिडक्शन सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ही है, भैरव समृद्धि योजना के लिए नहीं है। भाई लड़के तो भैरव ही होते हैं, लड़कियां कंजक होती हैं। अरे भगवान तो है, सारे भगवान है भाई, भगवान तो सारी हमारे यहाँ, भगवानों के अलावा रखा ही क्या? सबसे ज्यादा भगवान यही मिल रहे हैं, जो मर्जी ले लो, है नहीं? वो कंजके जब बिठाते हैं तो एक भैरव भी तो होता है, एक लड़का भैरव कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? लंगूर होता है, पता नहीं, हमारे यहाँ भैरव बोलते हैं। अच्छा ये सर, ये नीचे एक और एरो लिखा मैंने अभी ना इनका मन नहीं भर रहा, अभी इनका मन नहीं भर रहा, 1.5 लाख की पॉलिसी, ठीक है? हाँ, 1.5 लाख की पॉलिसी के अंदर, 1.5 लाख की डिडक्शन के अंदर इतनी सारी चीजें, अभी इनका मन नहीं भर रहा। यहाँ पे एक चीज लिख करके छोड़ दी है इन्होंने, अदर नोटिफाइड अमाउंट्स, यानी कि अदर की लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी। अब कहने का मतलब अभी नहीं है, लेकिन अगर डालना हो तो डाला जा सकता है। हाँ जी, समझ में आया आपको? नहीं ऐसा नहीं है, औरों में ऐसा नहीं है, ये आप लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? अब शांत रहो, इधर देखो, अब जरा जो देखो जो तुमने पढ़ा है, जो छुटपुट चीजें होंगी वो हम देखेंगे। एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है जी? इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर। मैक्सिमम अमाउंट कितना है जी? 1.5 लाख रुपए। क्या क्या करना पड़ेगा सर? हमारे को ये सब करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ना 2 कॉलम बने हुए हैं, एक इंडिविजुअल का और एचयूएफ का। उसने क्या करना है? सब्सक्रिप्शन टू एनएससी, एनएससी परचेज किया उसने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है? इंडिविजुअल कर सकता है किसके लिए जी? सेल्फ के लिए।
और HUF किसी भी मेंबर के लिए। ट्यूशन फी फुल टाइम एजुकेशन के लिए होनी चाहिए जी इंडिया के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, और HUF के अंदर ये नॉट एप्लीकेबल है। मैंने क्या बताया था, बच्चे किसके होते हैं, सेल्फ के नहीं, इंडिविजुअल के, क्योंकि HUF के तो मेंबर्स होते हैं, बच्चे बीवी नहीं होते उसके। तो देखो वहां पे हमने ट्यूशन फी उसको नॉट एप्लीकेबल कर रखी है। अच्छा थोड़ा सा देखना, कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये नहीं लिखा होगा तुमने, ऑफ UTI यूलिप, ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान LIC या म्यूचुअल फंड का, किसके लिए, स्पाउस, सेल्फ और चिल्ड्रन के लिए, और यहां पे एनी मेंबर्स, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन टू यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और UTI और UTI, ठीक है जी, सेल्फ और एनी मेंबर, यहां पे स्पाउस और चिल्ड्रन नहीं है, अपने लिए खरीदेगा तभी होगा, सोने की जरूरत नहीं है मैडम आगे बैठ करके। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC, मैंने ना LIC प्रीमियम वहां लिखवाया था तुम्हारे को। अच्छा LIC प्रीमियम के बारे में भी अभी देख लेंगे, किसके लिए, सेल्फ के लिए, एनी मेंबर के लिए। अच्छा अब पॉलिसी की बात जो मैंने बोली थी ये यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, PPF, ये मैंने बोला था सबको इकट्ठा ही कर दिया था मैंने। और PPF के लिए मैंने क्या बोला था, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। यहां पे सेल्फ और सेल्फ, यहां पे नॉट एप्लीकेबल क्यों है बता सकते हो HUF के केस में? सर ये है ना एम्प्लॉयर के साथ में बनता है, और HUF किसी का, HUF का कोई एम्प्लॉयर नहीं होता है ना जी। ओके आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड ऑफ म्यूचुअल फंड और UTI, सेल्फ और नॉट एप्लीकेबल, उसके लिए होता ही नहीं। अच्छा टर्म डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक, यानी कि FD हमारे पास में जो बैंक के साथ में थी, और टर्म डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सब्सक्रिप्शन टू एनी अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन स्कीम, अभी बताया मैंने आपको। और ये और लिख लेना अपने पास, इसको हम भूल गए थे, सब्सक्रिप्शन टू नाबार्ड बॉन्ड्स, सब्सक्रिप्शन टू नाबार्ड बॉन्ड्स। और यहां पे ये लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, ये नीचे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, जो लिखवाए हैं ना वही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन भी इंक्लूड होता है। सुकन्या समृद्धि योजना मैंने आप लोगों को लिखवाया, और ये किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए सिर्फ, HUF के नहीं होते। हाँ एक सेकेंड ठहरो, पहले एक सेकेंड ठहरो, ATCCD और ATC, हाँ ये मेरे को पढ़ाने का। हाँ जी मैडम बोलो। सर वो जो रजिस्ट्रेशन में आपने माइनस करवाया स्टैम्प ड्यूटी, वो तो पहले ही माइनस कर चुके होते हैं ना? नहीं उसमें जब नेट सेल कंसीडरेशन माइनस, सेल्स कंसीडरेशन रियलाइजेशन एक्सपेंस माइनस नहीं जी, हाँ जी। ATC के अंदर एक और बात है, एक लास्ट बात और, ATC के अंदर सुनो जरा ध्यान से,
पहले इधर देखो, सारे बाद में बनाना। इधर सुनो, एक है नेशनल पेंशन स्कीम, नाम से ही पता लग रहा है Yes. कि एम्प्लॉय या फिर अदर देन कोई भी एम्प्लॉय अपने पेंशन प्लान ले रहा है। अच्छा सुनो, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो टीयर 1 और एक टीयर 2। ये टायर नहीं है, टायर ही पड़ रही थी। टीयर है, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है जी, ओके। सुनो, तो टीयर 2 हमारे लिए है, टीयर 1 नहीं है। टीयर 2 में क्या बोला जाता है, सबसे पहले तो यहां टीयर 2 के अंदर कौन लोग इन्वॉल्व है, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, बस। यानी कि एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट है हमारे पास, एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। क्या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन करे तो टीयर 2 के अंदर आता है? आंसर इज नो। स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है सिर्फ। तो स्टेट गवर्नमेंट का करेगा तो कहां पे आएगा, टीयर 1 में आएगा। तो टीयर 2 के लिए कौन एप्लीकेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, किसमें, नेशनल पेंशन स्कीम में, या फिर अटल पेंशन स्कीम भी है हमारे पास में, अटल पेंशन स्कीम नाम है। अभी आएंगे ना सेक्शन आगे तो पता लगेगा। ठीक है जी, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है सर। और ये कंट्रीब्यूशन कब तक के लिए है, डिपॉजिट कब तक के लिए, 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर सेक्शन 80C एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि अभी तक जो आपने पढ़ा, अगर वो लिमिट 1,30,000 रुपए एग्जॉस्ट कर चुकी है तो रिमेनिंग अमाउंट एनपीएस के लिए एडिशनल अमाउंट है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एडिशनल कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है जी, तो वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर किया जाता है एनपीएस के अंदर, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं उसको मिल जाएगा सेक्शन 80C, जितना भी अनएग्जॉस्टेड होगा उनके बाद में। अगर पहला नंबर इसका लगाना है तो पहला नंबर इसका भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो ऊपर आज तक जो पढ़े हैं अभी हमने, वो अगर मिलाकर के 150 हो चुकी है तो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने के बाद भी उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, टीयर 1 के अंदर कौन आते हैं, टीयर 1 के अंदर आते हैं जी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और कोई भी पर्सन जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। अब वो क्या करते हैं तब उनको डिडक्शन मिलती है, वो हम किस में पढ़ेंगे जी, सेक्शन 80 CCD 1 के अंदर। ठीक है जी, ओके। तो ये बना लो ऐसे जल्दी से, और ये 80C हमारा पूरा हो जाता है। अच्छा, ऊपर जब मैंने तुम्हारे को 80C बताया था और चिल्ड्रन खोला था ना, तो चिल्ड्रन का मतलब क्या है जी, ये लिखा है, चाइल्ड में भी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मेल, फीमेल, माइनर, मेजर, मैरिड और अनमैरिड। ट्यूशन फी वाले के लिए मतलब नॉट लेस देन ये किसी साल के अंदर ये करना है, 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। 3 साल का, जैसे हमने एफडी कराई थी ना, एफडी तो 5 साल से कम के लिए भी हो सकती है, ऐसे इसके लिए भी है, 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए इसकी डिपॉजिट की। सर इसमें 3 साल से कम नहीं है। नहीं, वहां पे टीयर 1 में 3 साल का कोई लेना देना नहीं है। अभी जब हम सीसीडी पढ़ेंगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि सीसीडी 1 क्या बोल रहा है। ठीक है, हटा दो इसको। चलें आगे, चलें, कृपया बना लीजिए जल्दी से। अभी तो बस 2 बड़ी डिडक्शन है अपने पास में, बाकी सब छोटी छोटी हैं। एक 80C और एक 80G। 80C हो गई, 80G एक बड़ी डिडक्शन है, उसको उसके अंदर, हाँ टोटल कितनी है, वो सारी। अभी ना ऐसा ही सवाल है ना, ऐसा ही सवाल मैं मेरी गुड़िया से पूछता हूँ
मैं पूछता हूँ आप पापा से प्यार करती हो कि हाँ, कितना? बहुत सारा। आजकल वो चिढ़ाने के लिए मेरे को बोलती है थोड़ा। वो मैं पूछता ही नहीं ना फिर कितना थोड़ा, वो बता देगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। वो कह देगी इतना सा फिर। अच्छा मैं हटाऊं इसको? बहुत ड्रामे कर रहे हो तुम लोग। मुझे सब समझ में आता है, मुझे सब समझ में आता है कि तुम ये जल्दी जल्दी क्यों नहीं बनाते हो। हाँ, पहले स्केल लेकर के और क्या नाम है लाइनें खींचो, फिर उस स्केल से ही एरो के मुंह भी बनाओ, फिर वो पिछौड़ा भी बनाओ इसका, ऐसे ऐसे करके। नालायक, हटाओ इसको। चलो आगे सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मजाक नहीं करना बिल्कुल भी। इधर सुनो जी। अब जैसे हमारे पास ATC थी ना, ऐसे ही हमारे पास में क्या है? बेकार चैप्टर। आई थिंक CGP भी इससे बढ़िया था। सच में हमने आपकी राय मांगी नहीं, मैंने बस दे दी। हमें चाहिए ही नहीं, कहीं और जाके लगाओ अपनी दुकान। ATCCC क्या कहता है? ATCCC क्या कहता है? पहले तो किसके लिए है? कौन है एलिजिबल पर्सन? फॉर इंडिविजुअल। अच्छा जी, क्वांटम कितना है ऑफ डिडक्शन? सर 1.5 लाख। मैक्सिमम कितना? अप टू 1.5 लाख लिखो इसको, मैक्सिमम 1.5 लाख। ठीक है। अच्छा अब क्या करें हम ATCCC के लिए? सर ये कहते हैं कि ना आप कंट्रीब्यूशन करो, कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड। अच्छा सर, विद whom? with LIC or any other insurance company। बस देखो ये शुरू होते ही खत्म हो गया, बस। ATCCC की डिडक्शन लेने के लिए कोई पर्सन क्या करेगा? क्या वो अटल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करेगा? ना 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 ना, उसके लिए तो ATCCD है। पेंशन स्कीम बना रहा है वो, पेंशन स्कीम ले रहा है वो, लेकिन किससे? क्या उसने नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है? ना 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 ना, वो तो किस में आता है? ATC में या ATCCD1 में। नेशनल पेंशन स्कीम कहां आएगी? ATC या CCD1 में। वहां पे भी पेंशन था और यहां पे भी पेंशन है, लेकिन ये पेंशन फंड किसके साथ में बना है? LIC या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो सुनो ना मेरी बात ध्यान से, मेरे पास में अधिकार है ना चुनने का। भाई मेरी आज कुछ भी एज हो, मैं 60 साल से कम हूं, ठीक है, आप मानो या ना मानो, मैं 60 साल से कम हूं, तो मेरा मन नहीं कर रहा नेशनल पेंशन स्कीम लेने का। मेरा मन कर रहा है, मेरे को वो कहते हैं जी नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर रिटर्न जो है ना वो कम है, और LIC के साथ में जो पेंशन स्कीम है ना वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या? LIC मुझे क्या कहता है? आप ना हर महीने, भाई साहब सुन लीजिए, बाद में पूछेंगे आप, LIC मुझे क्या स्कीम बता रहा है? LIC एजेंट मेरे घर पे आता है, कहता है सुनो सर आप एक दिन 60 साल के होंगे। मैंने कहा हाँ। कहते हैं उसके बाद ना हम आपको पे ऑफ किया करेंगे। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। कहता सर अभी कितने के हो? मैंने कहा मैं मान लो 30 साल का हूं या 25 साल का हूं। हाँ मत करो नालायक हो, 18 साल का लड़का भी ले सकता है ये पॉलिसी को, तो मैं जबरदस्ती अपनी एज के हिसाब से थोड़ी ना लगाऊंगा। 18 साल का बच्चा भी, उसको भी टेंशन हो जाती है कि भैया
मैं क्या नाम है पे कर, मैं मेरे बुढ़ापा अच्छे से गुजरे, तो ना वो कहता है 18 साल से लेकर के आप 45 साल तक हमें प्रीमियम पे कीजिए, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे ना, 45 से 60 में आप अपने आप काम कीजिए, कोई प्रीमियम ना पे कीजिए, और उसके बाद में जब 60 साल के हो जाएंगे ना, हर महीने हम आपको कुछ अमाउंट आपकी बुढ़िया और आपके लिए देते रहेंगे। कितना अमाउंट ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं LIC एजेंट नहीं हूं, वो आपकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो अमाउंट आपने प्रीमियम की तरह पे किया है पेंशन प्लान के अंदर। किसको? LIC को, नेशनल पेंशन स्कीम को नहीं, या फिर किसी और इंश्योरेंस कंपनी को। नेशनल पेंशन स्कीम को नहीं, अटल पेंशन स्कीम को नहीं, क्योंकि वो दोनों तो कहीं और आते हैं। और यहां पे पेंशन जो स्कीम है वो किसके साथ में है? LIC या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के साथ। पहले पता है ऐसे क्यों लिखा गया LIC और एनी अदर? सर सीधा सा बोल दो ना, एनी इंश्योरेंस कंपनी, उसमें LIC भी आ जाती है। पहले सर सिर्फ LIC को इसमें डाला गया था क्योंकि LIC ही भरोसेमंद थी। बाद में IRDA का गठन किया गया। IRDA इंश्योरेंस आधार कार्ड, या अल्लाह कैसे बच्चे हैं, IRDA का नाम नहीं सुना तुमने? इंश्योरेंस डेवलपमेंट, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो फाउंडेशन में पढ़ा था ना। हाँ, तो फिर तो IRDA जैसे RBI बैंकों का पिता है, ऐसे IRDA भी शेयर्स के लिए कौन है? सेबी। हाँ, तो लॉ वाले टीचर का खून पीते हो ना तुम। अच्छा खैर, मैं भटकूं क्यों? अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे? हम तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे थे सर, हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे थे, आपने अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो LIC हो चाहे और कोई हो, किसी के साथ में भी, मतलब हमने LIC को तो पहले ठीक माना था और बाद में सारी कंपनियों को IRDA के अंदर जोड़ दिया तो सारी ही ठीक हो गई। तो आप किसी से भी पेंशन प्लान ले लो, जिससे भी आपको अच्छा लगता है, और जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसको आप सब्जेक्ट टू 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCC। अच्छा सर, इसका मतलब 3 लाख रुपए तक हो गया? हाँ हो गया अभी के लिए। यानी कि मैं डालूंगा 80C के अंदर, उन चीजों के अंदर, तो 1.5 लाख मिलेगा? हाँ मिलेगा। इसमें डालूंगा 1.5 लाख रुपए तो 1.5 लाख मिलेगा, 3 लाख मिलेगा? हाँ मिलेगा। अभी इसी बात को झूठा प्रूव कर दूंगा कि 3 लाख नहीं मिलेगा। गलत मैं नहीं कर रहा हूं, गलत लॉ में लिखा हुआ है, मुझे पढ़ाना है। अभी मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें मेरी बात पे, वार्तालाप ना करें मुझसे। मैंने अभी क्या बोला आपको? 80C के अंदर डिडक्शन कितनी? 80C के अंदर डिडक्शन 1.5 लाख। फिर मैंने क्या बोला आपको? 80CCC के अंदर डिडक्शन कितनी? 1.5 लाख। अमाउंट कितना हो गया? 3 लाख। भाई अभी आप ऐसे बच्चे हो जिसको कि अभी आगे 80CCE पढ़ाया ही नहीं गया। अब 80CCE क्या कहता है? 80CCE कहता है सुनो सर जी, 80C, 80CCC और 80CCD1 को मिला करके, हालांकि अमाउंट बनता है 4.5 लाख रुपए, 1.5, लेकिन 1.5 से ऊपर नहीं जा सकते। यानी कि अगर आपने सारा का सारा अमाउंट, अभी लिखवाऊंगा इसको, अगर आपने सारा का सारा अमाउंट 1.5 लाख रुपए 80C के अंदर एग्जॉस्ट कर लिया है, तो भूल जाओ 80CCC को, भूल जाओ 80CCD1 को। बात समझ में आई? 80C का मिलेगा। अभी तक मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बोल देता हूं, 80C में 1.5 लाख, 80CCC में 1.5 लाख। अभी आप सोच रहे हो 3 लाख, अभी सपनों को तोड़ दूंगा, 80CCE लेकर के आऊंगा, 80CCE आपके सपनों को तोड़ देगा। कहेगा बात सुनो जी, 80C, 80CCC और 80CCD1 को मिलाकर के अमाउंट 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। 3 दिन बनाए ही क्यों है? क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है, आप चाहें तो नेशनल पेंशन स्कीम ऑप्ट कर लें, आप चाहें तो इंश्योरेंस स्कीम के साथ में चले जाएं, ये आपका अधिकार है ना।
तो अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के साथ में जाते हो तो आपके लिए डिडक्शन का नंबर कोई और है, और अगर आप अपना इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जाते हो तो आपका डिडक्शन कोई और है। ये जब ऑन कहते हैं तो ऑन हो जाता है, ऑफ कहते हैं तो ऑफ हो जाता है। सर एक चीज पूछनी है, जैसे डिडक्शन में पैसे डाल दिए थे, नेक्स्ट ईयर विड्रॉल कर लिए तो उसमें इनकम गुरुजी विड्रॉल को हम इनकम मान लेते हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। आप विड्रॉल की बात क्यों कर रहे हैं? अभी मैं तो अभी बात कर रहा हूं इसकी, अभी विड्रॉल की बात मत कीजिए। वो बुक में देख रहा होगा ना मेरी, पूछ रहा था सर। हाँ नहीं होता है ऐसा, इसके भी प्रोविजन है, धीरे धीरे करके बड़ा करूंगा ना मैं आप लोगों को। अगर सीधा ही सब कुछ एक ही बार में बोलने लग गया तो फिर कंट्रीब्यूशन वर्ड वही है जो कंट्रीब्यूशन का मतलब है आपने पैसा पे किया। हाँ प्रीमियम, साल भर हमने कंट्रीब्यूट किया उसको वो वाला डिडक्शन में लेना। हाँ बस जो आपने अमाउंट स्पेंड किया, कंट्रीब्यूशन का मतलब ये। हाँ जी हो गया। यस सर। तो 80CCC हमने पढ़ा, और अभी तक हम किस वहम में हैं कि 3 लाख डिडक्शन मिल रही है, लेकिन सच्चाई तो मैंने आपको बता दी। लेकिन उससे पहले जरा एक और को भी तो पिक्चर में आना होगा ना, पहले लिख लेते हैं। लिखो जी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1। नहीं कराया, वो तो मैंने ये बताया कि टीयर 1 में आता है या टीयर 2 में आता है। अब इसके अंदर क्या लिखा गया ये थोड़ी ना बताया था। देखो जैसे भी टेक्स्ट पढ़ते हुए तुम्हारे को कुछ भी दिक्कत महसूस हो तो एक गाना गाओ, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बेटा पैसा कमाना है तो टैक्स को छोड़ा नहीं जा सकता, और नोट बहुत प्यारे लगते हैं। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें अकाउंट्स अच्छा लगता है, किसी और को अकाउंट्स नहीं अच्छा लगता होगा? वो भी उसी में ही अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, तुम्हारा बिजनेस राइवल। फिर आएगी एक दूसरी क्लास जो अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होंगे टैक्स मैनिपुलेशंस के अंदर, उनकी इनकम थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि अकाउंट्स कॉस्टिंग तो जनरल हो गए ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। दुख दर्द और पीड़ा इसमें है पढ़ते हुए, और सुख और खुशियां भी इसी में है कमाते हुए। समझ में आई बात? मैं ऐश कर रहा हूँ। हाँ मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ये देखो मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा था सर, वो फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंशियली नहीं कह रहा था मैं तो अपने मन की ऐश कह रहा था कि ये चीज मैं मन से पढ़ा रहा हूँ। मैं अकाउंट्स का टीचर भी हूँ, लेकिन मैं अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ, वो भी मैं मन से करता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा मजा इसमें आता है। क्योंकि अच्छा एक बात बताऊं ऐसा क्यों है, अकाउंट्स के अंदर बातें है ना एक बार में समझ में आ जाती है तुम लोगों को, और एक ही चीज 10 क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो जाती है। और यहाँ पे है ना हर एक पॉइंट पे हवाइयां उड़ती हैं, तुम्हारे शक्ल देखता हूं मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हाँ अकाउंट्स जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बात एक बार में समझ में आ जाती है। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा है, इसीलिए इसमें सक्सेस रेट भी कम होता है, और सक्सेसफुल वही होता है जो ध्यान से सुनता है। समझ में आई बात? तो जो बात एक बार में समझ में आ जाए ना वो बात ही नहीं होती। बात तो वो है जिसके लिए तुम्हारे से बार बार क्वेश्चन पुट अप किए जाए। सर एक बार और बताना सर। और वो जब मैं तुम्हारे अंदर देख लेता हूं आंखों में आत्मविश्वास कि हाँ तुम्हारे को ये बात समझ में आ गई और तुम्हारी संतुष्टि हो जाती है उसमें, उस समय मेरे को आनंद की प्राप्ति होती है। ये कारण है, इनकम सोर्स की बात नहीं, सबका सुख अलग अलग होता है। अच्छा आओ नालायक को पढ़ते हैं। देखो जी 80CCD1 कौन से टीयर में आता था, 1 में या 2 में? 1 में। हाँ बस
कोई नहीं पूछेगा तुमसे बस ऐसे ही मजे के लिए बोल रहा हूं। तो हम क्या कहते हैं 80 CCD 1 क्या बोल रहा है, कहता है सर पहले तो कौन है ये पर्सन, नंबर 1 कौन है ये महापुरुष, इंडिविजुअल। अच्छा ओके सर, क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्वांटम ऑफ डिडक्शन 20% ऑफ GTI, समझते हो ना GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है जी, और 10% चलो 10% तो अभी छोड़ता हूं क्योंकि मैं CCD 1 पढ़ा रहा हूं, शांति रखो। वो CCD 1B है, वो CCD 1B है जिसके अंदर 10 मजा है, मजा। अब चलाना मत सर, अभिषेक ही करना है। हाँ, अब है ना चलाना ही। अच्छा सुनो, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है जी, और रुपीज सर अभी तो बंटवाया। 1,50,000। सर आप है ना जानबूझ के बात हाँ। समझ गई हो। कॉपी करती है रोशनी। Whichever is higher. बार-बार निकाल रहे हैं। Whichever is higher, ठीक है जी। ये CCE में ये वाला भी इंक्लूड होता है ना? हाँ ये वाला भी इंक्लूड होता है, CCE के बारे में भी मत सोचो। ठीक है जी। अच्छा अब एक काम करो, इसके ऊपर लगाओ एस्ट्रिक का साइन, लगाया, और यहां बनाओ इसका कनेक्टर, और यहां बनाओ, लिखो जी 80 CCD 1, और यहां पे इसके 2 कान ऐसे खींच दो, ठीक है। और यहां पे 2 तरह के व्यक्ति आते हैं, एक तो आते हैं हमारे पास में सैलरीड क्लास, और एक होता है सर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर सैलरीड क्लास पर्सन है तो हम बोलेंगे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस, ठीक है जी। और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर पर्सन है तो हम बोलेंगे पर्सन्स कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, विच एवर इज लेस। मतलब समझे? नहीं आओ समझाता हूं, ऐसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं समझा देता हूं। पहले तो ये है जी टीयर 1, और टीयर 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का कोई काम नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है।
तो कौन लोग हैं यहाँ पे, ये देखो अभी हमने बनाया था, कौन लोग हैं यहाँ पे, अदर देन एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अच्छा एक बात बताना मुझे कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की सैलरी होगी क्या? नो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपने पास ही काम करता है, किसी के पास काम नहीं करता, तो सैलरी इनकम उसका तो प्रॉफिट होगा, बिजनेस होगा ना, बिजनेस इनकम होगी। और जो सैलरीड क्लास पर्सन होगा उसकी सैलरी होगी, ये बात तो क्लियर है। और यहाँ पे यही दोनों लोग हैं। चलो अब आते हैं, यहाँ क्या लिखा था हमने, आओ पढ़े। तो दो तरह के लोग हैं हमारे पास 80CCD 1 में, टियर 1 के अंदर, ठीक है। कौन लोग, एक तो सैलरीड क्लास और एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक जो काम करवाते हैं, एक जो काम करते हैं। तो जो काम करते हैं उनकी सैलरी का 10% लेना है। सॉरी, सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट। ये क्या आ गया और क्यों आ गया, किसने बुलाया इसको? तो यहां लिख लेता हूं रेड पेन से, सैलरी मींस बेसिक सैलरी और डीए रिटायरमेंट, ये लेना है जी हमने, और कोई परक्यूजिट नहीं लेना और कोई अलाउंस नहीं लेना, भाड़ में जाए बाकी सारी दुनिया, ये दो ही है। अच्छा सर, इन दोनों का जोड़ करना है और उसका 10% ले लेना है, या फिर एम्प्लॉय ने जितना कंट्रीब्यूट किया है। तो यहां पता है बुक्स में उठाओगे ना तुम, पता क्या लिखा हुआ होगा, सुनो जी सुनो, बुक्स में लिखा हुआ होगा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ सैलरी। और हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मींस बेसिक सैलरी और डीए, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। तो वो एक आपका क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया। अच्छा जी, दूसरे वाले में हम क्या कहते हैं, दूसरे वाले में हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है अगर, तो पर्सन्स कंट्रीब्यूशन कहेंगे यहां पे, क्योंकि वो सैलरीड क्लास तो है ही नहीं। तो पर्सन का कंट्रीब्यूशन, और यहां पे उसकी सैलरी नहीं होती, उसकी क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम का 20%। कि पेंशन स्कीम में क्यों ये कंट्रीब्यूट करेगा सेल्फ एम्प्लॉयड? हाँ करते हैं, पेंशन स्कीम में करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, अब एक बात बताओ ना, एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उसका बिजनेस चल रहा है अभी तो, लेकिन बुढ़ापे में एक टाइम के बाद में वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ना अपने बिजनेस के अंदर ध्यान नहीं दे पाएगा, जिससे कि उसको लगता है कि वो उतना कमा नहीं पाएगा। अगर इसकी जिंदगी 60 तक गई, फिर 70 तक गई, फिर 80 तक गई, तो ये बेचारा उतना काम नहीं कर पाएगा, मार्केटिंग वगैरह उतनी नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि मैं अपने लिए एक पेंशन प्लान ले लेता हूं। और वो पेंशन प्लान कौन सा वाला प्लान है, नेशनल पेंशन प्लान, नेशनल पेंशन स्कीम है, LIC वाला नहीं है, और ना ही इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला, ठीक है ना। तो उसके अंदर वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, ठीक है जी, ओके। तो हम क्या कहते हैं जी, पर्सन का कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लेस। अब ये दोनों विच एवर इज लेस, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, क्वांटम ऑफ डिडक्शन 20% ऑफ GTI, और यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगाया था। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ तो ही तो 20% आएगा, 20% ऑफ GTI ये वाला आएगा, वरना क्या आ जाएगा जी हमारे पास में, यहाँ पे अगर सैलरीड क्लास पर्सन हुआ तो यहाँ पे 20% ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ 10% दोनों का अलाउड होता है, ठीक है। तो 20% ऑफ GTI, लेकिन कांट बी मोर देन 1,50,000। फिर इन दोनों में से जो भी हायर होगा ना उसको डिडक्शन मिलेगी। यानी कि अगर पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसके अपने कंट्रीब्यूशन के लिए कितना देखना जी, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, ठीक है सर। 10% ऑफ सैलरी हमने निकाल लिया, और अमाउंट कंट्रीब्यूटेड विच एवर इज लेस। फिर इन दोनों में से जो क्वालिफाई होगा वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। लेकिन ये अमाउंट जो क्वालिफाई हुआ है, अगर 170 हुआ तो मैक्सिमम की डिडक्शन कितनी मिलेगी, नहीं, वो 170 170 नहीं मिलेगी, हाँ 170, ठीक है जी, ओके। विच एवर इज हायर लिखा है ना, ठीक है जी। सैलरी वाले में इन दोनों में से पहले लेस लेंगे, फिर वो ऊपर जाएगा
हाँ ऐसा क्यों? हाँ इंसाफ बस है। सर ये तो फिर वो तो एक हेड है, वो तो पूरी की पूरी इनकम है। सही इसमें भी GTI का कोई काम है क्या? या इन दोनों का लेस लेके उसका और फिर काम करेंगे? काम कर रहे हैं। जो आपको लग रहा है ना, उसी की इक्वालिटी बनाने के लिए CCE बनाया गया था। ये डेट आपने अभी 170 बोल दिया ना, अब CCE आ जाएगा पिक्चर में, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। सर एक मिनट, एक पहले जो सैलरी क्लास है उसमें से इन दोनों का पहले लेस लेंगे हम 10% सैलरी और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में जो भी लेस जो भी अमाउंट आएगा फिर से हम 150 से वो करेंगे, उनमें से जो हायर होगा वो हमारा डिडक्शन होगा ना। तो इसमें ये GTI का कहाँ से आ गया? क्योंकि उसकी सैलरी नहीं होती ना, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की, उसकी तो GTI ही होती है। हाँ तो ये तो अरे मैं वो कह रही थी, सेल्फ एम्प्लॉयड का GTI उसका सैलरी एक हेड है, GTI पूरी की पूरी है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ सर ये समझ नहीं आ रहा है, 20% GTI मतलब उसके लिए एस्ट्रिक बनाया है ना मैंने, हाँ वो नीचे वही था। दोबारा से लिखो इसको। एक बार अच्छा एक बारी सुनो मेरी बात, प्रैक्टिकली समझते हैं, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको, ठीक है जी सुनो मेरी बात, अब इसको इस तरीके से आप लिख लो, ज्यादा बात समझ में आएगी। आपको ये कंफ्यूजन हो रही थी कि सर वहां पे 20% क्यों है, यहाँ पे 10% ही क्यों है, कनिष्का मैडम कह रही थी ऐसा, ठीक है, और वहां पे तो GTI लिखा है, यहाँ पे सैलरीड क्लास लिखा है। सबसे पहली बात तो सुनो, सैलरीड क्लास पर्सन की तो सैलरी होगी ना, और बाकी इंसानों की क्या होगी, GTI लेंगे हम, क्योंकि वहां पे दो तरह के एम्प्लॉई हैं। अब वो एम्प्लॉई है, वो पर्सन है कौन, इंडिविजुअल है, HUF नहीं है, कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। क्या कर रहे हैं वो, कुछ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है सर, अब नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने, तो उसको उनकी डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 1.5 लाख से फालतू नहीं। तो यहां जो पहले लिखा हुआ था 20% ऑफ GTI, उसको हटा दो, क्योंकि उसको मैंने नीचे ही एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने कहा मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 1.5 लाख तक मिलेगी। ओके सर, अब हम क्या कहते हैं कि आओ CCD 1 क्या बोलता है, अब इसको जरा ध्यान से सुनना। CCD 1 के लिए सैलरीड क्लास पर्सन है, ये कौन है सैलरीड क्लास पर्सन, जैसे अदर देन हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सैलरीड क्लास के अंदर ये लोग आ गए। अब हमने क्या बोला, इसमें दो तरह के कंट्रीब्यूशन है, एक तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, सुनिए मेरी बात, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया कितना, 6000, ठीक है, और उसकी सैलरी का 10% बन रहा था, कितना मान लो 16000। तो दोनों में से लेस कौन सा है जी, 6000। ओके, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 6000, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 6000, और उसकी सैलरी का 10% कितना बन रहा था, एम्प्लॉय की सैलरी का 16000। तो इसमें से कौन सा आ गया जी, इन दोनों में से कौन सा आ गया, 6000। तो यहां पे क्वालिफाइंग लिमिट कितनी हो गई सर, 12000। अब क्या सोचोगे आप, मान लो ATC को भूल जाओ और किसी को भूल जाओ, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 12000 और 1.5 लाख, विच एवर इज लेस, सर अभी तो आपने हायर मैक्सिमम बोला था अप टू, मैंने ये लिखा मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख, क्योंकि अगर आप हायर भी लेते हैं ना, अगर आप 1.5 लाख और 170 जैसे अभी हमने बोला था, तो हमने 170 तो 170 बोला था मैंने, लेकिन 170 CCE में जाकर के तो वापस 1.5 ही हो जाएगा, तो मतलब वो मैक्सिमम 1.5 लाख मैक्सिमम है। अच्छा अब सुन लो मेरी बात, 12000 और 1.5 लाख, 12000, ठीक है, ये तो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तो हो गया सैलरीड क्लास के केस में। ठीक है, इस डाटा को यहां से हटा दूं, कहीं तुम 6000 रुपए इसका रूल ही ना बना लो। अच्छा जी,
ये तो सैलरीड क्लास पर्सन की कहानी थी। सेल्फ एम्प्लॉयड की सैलरी तो होती नहीं है और उसको भी यहाँ पे 20% का बेनिफिट मिलना चाहिए। वहां देखो मैक्सिमम कितना था जी, 10-10% था। 10-10 मिलकर के कितना बनता है? 20। तो हमने क्या बोला, पर्सन का जितना भी कंट्रीब्यूशन है या फिर 20% ऑफ जीटीआई, जो दोनों में से कम है। अब मान लो उसकी जीटीआई का टोटल बनता है कितना, 60,000, और उसने कंट्रीब्यूट कितना किया, 40,000। तो कितना आ जाएगा सर? 40,000। 40,000 1.5 लाख से कम है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, ये आप लोगों ने नोट कर लिया एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला? नोट कर लो जल्दी से। वो तो ना क्या क्या है कितने का मुझे सब सर एक बार वो फॉर्म्स दिखाना जो आपने बोला था पीडीएफ में। ये लो जी, पढ़ लो इसको। इसको मत पढ़ना अभी, इसको मत पढ़ना, ये 14% मत पढ़ना, ठीक है जी? इसको मत पढ़ना क्योंकि ये CCD 2 के अंदर है, वो मैंने अभी तक नहीं बोला। देखो यही लिखा हुआ है जो मैंने बनाया है। यहाँ पे तो 150 वाला कुछ लिखा ही नहीं है। मान लो यहाँ पर 150 से ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? 150 मैंने देखा तो वो ETCC में है तो सही हो 150 है। यार तो वो ADCC का E का एक अलग ही रूल है ना, पर हो सकता है इन सब में से टोटल 150 होना चाहिए, उससे ज़्यादा सारे मिला। वो ADCC देखो 80CCE के अंदर एक बात बोली गई है ना कि 1.5 से ऊपर नहीं जाएगा। अब मान लो आपका C भी नहीं है, CCC भी नहीं है, सिर्फ CCD 1 है और आपका हायर आ जाता है कितना? तो वो फिर बात सुनो, आपका हायर आ जाता है 1.5 लाख से भी ऊपर 170, ठीक है? तो आप CCD 1 पढ़ा आपने, क्या आप CCE को भूल जाओगे? नहीं, वो मुझे पता है कि बाद में 1.5 लाख हो जाएगा। हाँ। लेकिन इसमें बस इस रूल के हिसाब से पूछ रही हूँ, पर अगर हम भूल ही रहे वो रूल है तो अगर हम ये रूल पढ़े तो उस हिसाब से डिडक्शन तो सारी साथ ही चलानी पड़ेगी ना, उसको भूल कैसे सकते हो? सर आप इधर को खराब है हाँ ठीक है सर। हाँ तो 150 हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। यस सर। अब सुनो, ये गलत नहीं था जो मैंने काटा था। ये वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ, ATC का रूल है। ठीक है, अच्छा अब देखो इधर सुनो, अब ये CCD 1 था, ये आपने लिखा, इधर देखो प्लीज। यस सर। अब मैं यहां पे इसको बना रहा हूं क्या, 80CCD 2। तो ये जो आपने यहाँ लिखा है तो ATCCD 2 है, नहीं, वो 1 ही है। वो 1 है, वो 1 है, वो ATC उसको चेंज नहीं करना। मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिखना है आपने, उसको काट मत देना, वो सही लिखा है बिल्कुल। अच्छा जी, अब 80CCD 2 के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड आते ही नहीं, भगा दो इनको यहां से। ठीक है, अच्छा सर, 80CCD 2 के अंदर कौन आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं, ओ सॉरी सैलरीड क्लास आते हैं। कौन से वाले सैलरीड क्लास आते हैं सर? सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है, सेम ऐसा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14% बस।
ऊपर वाले में चेंज नहीं करना। यानी कि मैंने क्या बोला, अब आप एक काम कर सकते हो, देखो ऐसा समझ सकते हो, देखना जरा, समझना मेरी बात को। सेक्शन 80 CCD 3 पार्ट्स में डिवाइड है। 80 CC CCC नहीं CCD, फिर CCD 1, CCD 2, और ये यहां पे 1B भी आएगा अभी। वन बी अभी नहीं बताया मैंने। हमने CCD नहीं पढ़ा ना। सीसीडी वही तो पढ़ा है उससे पहले। आप CCD पहले, ये CCD पढ़ रहे हो पहले, ये रहा CCD। सिर्फ सीसीडी पढ़ चुके हैं सर, जिसमें इंश्योरेंस और एलआईसी का अच्छा, वो CCC है। वो CCC है जिसमें LIC और इंश्योरेंस है। तो सीसीडी के बस पार्ट। हाँ, CCD के पार्ट्स हैं, CCD ही पढ़ रहे हैं हम अभी तक। हम CCD के अंदर 1 पढ़ चुके हैं, 2 पढ़ चुके हैं, 1B पढ़ना बाकी है। लिखना है। नाम लिखिए। ये कहिए साइबर नहीं होती वो मैं लिख चुकी हूँ। मैंने सीधा सेम एज 80 जो स्पेंड हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलती है मैंने उसको 10 को नीचे नोट डाल दिया कि 14 हो जाएगा, बस बात खत्म। सर इतना कौन लगेगा, स्मार्ट वर्कर। हाँ सही बात, आप भी तो वही किए। मैंने वही किया तो मैंने तो भैया। पढ़ लिया सर, भाई पढ़ाई होगी सर। अच्छा चलो, हो गया ना, ये हो गया ना। तो ना सर कनिष्का मेरे को पास देखा कभी हो गया। सर सोचते कनिष्का को कैसे हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सर हम भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल। बस हो गया सर, ये सब है। कनिष्का है क्लास की। क्या है सर, ऐसे ही चुपमुक कनिष्का नहीं है, कनिष्का है। क्या पूरा है? 15 मिनट ही रहेंगे पढ़ना। ये तो पढ़ते हैं सर, ये मेट्रो में बैठ के टैक्स पढ़ रही थी, इतनी गंदी है ना ये पढ़ती रहती है। अब सुनो मेरी बात, CCD 1B क्या कहता है, ध्यान से सुनना। एन इंडिविजुअल, कौन है ये इंडिविजुअल? बीइंग एन इंडिविजुअल इज एलिजिबल फॉर एडिशनल डिडक्शन अप टू कितना, 50,000, अप टू 50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल ऑफ द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड अंडर NPS, whether or not any deduction is allowed under section 80 CCD 1। इसका मतलब ये है कि आपने 80 CCD 1 लिया हो या ना लिया हो, अगर आपने कुछ अमाउंट पे किया है 80 CCD के 1B के अंदर, एडिशनल अमाउंट है अपार्ट फ्रॉम 1 से, मतलब आपके पास में क्या, 80 CCD 1, 80 CCD 1 के अंदर हमारे पास में, ठीक है, जो अमाउंट था वो आपने लिया था या नहीं लिया था, यानी कि लिया था तब भी ओके है, नहीं लिया था तब भी ओके है। अब ऐसा कौन होगा जो नहीं लेगा? बेनिफिट लेना चाहेगा ना इंसान, और उसके बाद आपको अलाउड है कितना, और 50,000 रुपए, अप टू कितना, 50,000, अप टू लिखा है। अप टू का मतलब अगर 30 बचा है तो 30 ही मिलेगा, अप टू 50,000। यानी कि आपने कंट्रीब्यूशन कितना किया था, 30,000 एक्स्ट्रा, वो आपके डूब रहे थे 80 CC 1 में, तो उसको 1B बचा लेगा। जैसे आप कह रहे थे ना 170 आ गया, तो 150 तक तो वहां चला गया, अब 20 डूब रहे थे आपके, वो डूबते हुए अमाउंट के लिए कौन आ गया, 1B आ गया, एडिशनल अमाउंट है।
अब 1B आ गया, ये कितना बचाएगा? 50 तक मैक्सिमम। 51 हो गया तो एक डूबेगा। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाता है, एडिशनल अमाउंट है ये, उससे एक्स्ट्रा तो 2 लाख हो गया। तो 2 लाख हो गया। नहीं, लेकिन तो 2 लाख हो गया ऐसा कनिष्का जी कह रही है। नहीं मिलेगा उसको, मतलब सर ये लिमिट 2 लाख की हो गई ना, मतलब रहेगा तो उसके अंदर ही। हाँ, लिमिट हो गई 2 लाख। मतलब अगर उन्होंने 80C नहीं लिया, 80CCC नहीं लिया, 80CCD 1 लिया है, जिसको कि वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं, कितने तक? 1,50,000 तक। और उसके तो बाद वो एडिशनल अमाउंट अब कितना ले सकते हैं? 50,000 और ले सकते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो सर ये बोलेंगे ही CCE के अंदर कि मैक्सिमम 1.5 लाख है, लेकिन मुबारक हो, इसमें है लेकिन मुबारक हो आप लोगों को। बात सुनिएगा मेरी ध्यान से, बम पटाखे भी फूट रहे हैं मुबारकबाद देने पे। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। 80CCE के अंदर क्या बोला गया? 80CCE के अंदर बोला गया आपका 80CCC और 80CCD मिला करके 4.5 लाख रुपए तक नहीं, 1.5 लाख तक रिस्ट्रिक्टेड है। और ये जो एडिशनल 50,000 रुपए CCE और CCD 1B में मिले हैं ना, ये बने रहेंगे। यानी कि ये उस लिमिट से अलग है। ये 50,000 उस, यानी कि 80CCE के अंदर कवर कौन है? सिर्फ CCC और CCD 1। और 2 CCE बोलता है ये। और 2 भी तो रहता है। कौन 2? CCD 2 सर खुद ही बोल गया। है? अरे सर सैलरी क्लास इसमें पढ़ी अच्छा, वो सैलरीड क्लास पर्सन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। हाँ चलो, जो भी है, CCD लिख लो ना इसको। सिर्फ CCD लिखो। फालतू में इतना तीनों को मिलाकर के कितना हो सकता है? 1.5 लाख हो सकता है। 1,50,000। और 1B इसके अंदर इंक्लूड नहीं। लेकिन हम लोग 1B तभी अप्लाई करेंगे ना अगर एडिशनल है कुछ तो। हाँ, अगर हाँ। additional- हाँ, अगर कुछ एडिशनल है तो देखो, अब इसको हटा देता हूं मैं यहां से। और यहां पे देखो ये चीज लिखी भी हुई है। कहां गया? ये रहा 1D। सर ऐसा लग रहा है टैक्स बढ़ाते हो। अभी मेरी बात सुनो, सर इसको बढ़ा के और ना बात सही कह रहे हैं। बढ़ाना है। मेरी एक बात सुन लो जरा ध्यान 2 से। घंटे और पढ़ा दो। अरे सर सुन तो लो। सर देखो मेरे को एक बात बताओ, जरा मेरे को जवाब देना। पर्सन का कंट्रीब्यूशन था कितना एनपीएस में? इन एनपीएस कितने का था सर? 1.5 लाख था। और उसकी जीटीआई कितनी थी? 20%। और नालायक 6 लाख। 20%। 1,20,000। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो आप बताना इसको 80CCD 1 में कितना मिलेगा? 1,20,000। सुनो मेरी बात ध्यान से। हम क्या कहते हैं? 1.5 लाख और इसका 20%, तो कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 है ना? हाँ। अच्छा, अब हमारे पास में क्या है? 80CCD 1B। देखो हमने पे तो किया था 1.5 लाख, हमारा 30,000 डूब गया है ना? 30,000 डूब गया है ना? तो वो 30 कहां मिल जाएगा? 1B में मिल जाएगा। तो देखो हमारा पूरा का पूरा कितना हो गया? ये 150 मिल गया हमारे। जो हमने खर्च किया था वो मिल गया। ठीक है ना? ओके, तो मैक्सिमम बेनिफिट मिल गया। अच्छा, अब इसका और क्या हो सकता है? इसका और ये हो सकता है, मैक्सिमम कितनी है जी? एडिशनल कितनी है? 50,000। तो मैं क्या कहता हूं, आप ना 80CCD 1B पहले ले लो। कितनी? 50,000। ठीक है? ओके, और फिर 80CCD
डी ले लो, 1 वाली कितनी 1 लाख, तो भी आपको 1.5 लाख मिलेगा। सर फायदा क्या हुआ? फायदा पता है क्या है? ये माई ओपिनियन है, ये मेरी ओपिनियन है। पता है फायदा क्या हुआ है? सीसीडी 1 में ना और भी अमाउंट्स आ सकते हैं। बात समझ में आई? उसमें सी का अमाउंट भी आ सकता है। अगर मैं अभी सीसीई लगा दूं तो मैक्सिमम कितना है जी? 1.5 लाख है। और अभी देखो यहाँ पे सिर्फ 1 लाख ही एग्जॉस्ट हुआ है, दिख रहा है, और सामान भी आ सकता है अभी, यानी कि 1.5 से ऊपर भी जा सकती है ना। देखो हमारा खर्चा 1.5 लाख था, तो हमारा तो बस मेन उद्देश्य यही था कि इसको रिकवर कर लें, और वो तो हम दोनों तरीके से ही रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फायदा किस में है? इसमें है। इसमें 50 अभी और आ जाएंगे। ठीक है, ओके। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं नीचे कि हमारा सेक्शन 80 CCE क्या बोलता है। हेलो, कृपया लिख लीजिए। 80 CCE क्या बोलता है? बोलो। 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 can't be more than 1,50,000। सर सीसीडी लिखो या ये हो गया ना, क्योंकि उसमें सीसीडी 1 और 2 दोनों आते हैं ना सर। वो ना फिर ना वहां पे 1B भी इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो 1 और 2 तो बात सही है ही है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वहां पे सिर्फ सीसीडी लिख दिया ना, तो वहां पे फिर सीसीडी 1B भी आ जाएगा ना, वो उसी का पार्ट है। एग्जाम्पल लिखवा दो, एग्जाम्पल ये लो, लिख लो। ये मिनिमाइज, ये वो कैसे होता है? परसेंटेज कम कैसे होगी इसकी? ये लो पूरा देख लो। वो लेस है ना 150 या वो का लेस, तो इसमें 20 लाख का नुकसान हो गया ना हमारा, तो इसलिए वो लेस होता है ना, या 150 या 40 लेस। समझ आया सर? वृंदा का एक डाउट है। नहीं सर, डाउट था ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अरे एक मिनट, थैंक यू सर, हमने आपको धन्यवाद सर।